ADI.me पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ श्री गुणवंत पाटिल जी हैं। गुणवंत पाटिल जी देश के सबसे बड़े किसान संगठन शेतकरी संगठन के नेता हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से कुछ ऐसे कानून जिन्होंने किसानों का सबसे ज़्यादा अहित किया, लेकिन उन पे बहुत कम चर्चा होती है, बहुत कम ही बात होती है। ऐसा ही एक कानून है लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट 1961 में जमींदारी प्रथा उन्मूलन जब किया जा रहा था और किस तरीके से जो लैंड होल्डिंग ना हो, किसी एक के पास बहुत ज़्यादा ना हो और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ना हो, तो इस उद्देश्य से इस एक्ट को लागू किया गया था ताकि सबके पास थोड़े थोड़े जमीन हो और कोई एक फिर से जमींदार ना बन बैठे। और जैसा कि एक आमतौर पे लोगों का विचार होता है कि जमींदार जो होते हैं वो हमेशा उत्पीड़न करने वाले होते हैं, वो लोगों का नुकसान करने वाले होते हैं, दूसरों के अधिकार और दूसरी चीजें छीनने वाले होते हैं। तो इन्हीं सारे विषयों पे हम बात करेंगे गुणवंत जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट ने अपने उद्देश्य की कितनी पूर्ति करी और किसानों का इस एक्ट ने कितना भला किया या कितना नुकसान किया। एक्चुअली लैंड सीलिंग एक्ट जो है, जो अभी जो 3 कानून बनाए गए उसमें से जो पहला कानून है फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो पहला जो वाला जो कानून अभी जो बदलाव करके ये नया कानून बनाया गया है, वो उसमें थोड़ा लैंड सीलिंग एक्ट को बाजू में रखने की कोशिश करता है या उसको थोड़ा ढीला कर देता है। लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट एज इट इज आज भी कानून में है, संविधान में है। लेकिन ये लाया इसलिए गया है कि एक समाजवादी धोरण जो था हिंदुस्तान में कि भाई जमींदार जो है वो लुटारू है और गरीबों को खाना नहीं देता है। जैसे हिंदी पिक्चरों में ठाकुर का जो रोल बताया गया है, कोई ठाकुर आता है, कोई मजदूर को लड़की को लेके जाता है, जबरदस्ती करता है, इस तरीके का जो एक इमेज सिनेमा से लेके साहित्यिकों ने भी ये सब चीजें बनाई और ये समाज में एक अलग तरीके से बनाया गया। जैसे मराठियों में या राज्यों में जो मराठी पिक्चर बने उसमें भी जो पाटिल रहता वो अन्याय करने वाला, गांव का मुखिया, जमींदार और आय्याशी करने वाला, इस तरीके के इमेज बना के एक समाज में सर्वसाधारणता बुरी इमेज बनाई गई। लेकिन ये कानून से हुआ क्या, ये कानून लाया क्यों गया? कानून कानून इसीलिए लाया गया कि जमींदारों को पहले कम कर देना चाहिए, उनकी जमीन निकाल के गरीबों में बांटनी चाहिए। जमींदारी ये लूटने वाले लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारा पैसा है जमीनों में, ऐसे ऐसा कुछ एक इमेज बनाई गई, उसमें ये कानून बना। 61 से ये शुरुआत हुई, नेहरू जी के जमाने से शुरू हुई और इंदिरा गांधी के जमाने में इसको बहुत ज्यादा से इम्प्लीमेंट किया गया, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया और पूरे जमींदारों की जमीन बिहार से लेके पूरे महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में, जब नरसिंह का भी हिस्ट्री में आ जाता है कि नरसिंह की भी जमीन इसमें चली गई थी, मैंने पढ़ा था। ये हुआ है। ये कानून क्या था कि जमींदारों के पास बहुत सारी जमीन है, वो निकाल के गरीबों में बांटना चाहिए। सरकार की जमीन है और सरकार को वापस लेना चाहिए, इस टाइप का कुछ तो मिथ बना और उसमें एक कानून बना। और कितनी जमीन रखनी चाहिए, फिर किसके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। पहले 102 एकड़ से शुरू हुआ था, लेकिन लास्ट में जब कानून फाइनल ड्राफ्ट हुआ तो 54 एकड़ जो ड्राई लैंड है, जिसमें पानी नहीं है, पानी खाली बरसात से ही आता है, ऐसे लैंड को 54 एकड़ एक किसान लैंड होल्डिंग कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर करता है तो सरकार निकाल लेगी और किसी को बांट देगी। और पानी वाली जमीन है, आपको नहर का पानी आता है या इरिगेशन है, तो आपको 18 एकड़ से ऊपर आप नहीं रख सकते। और सेमी पानी वाली है तो 27 से 37 तक आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। इस तरीके का कानून ये बनाया गया। इससे हुआ है कि पूरी जमींदारी या जमीन जिसे किसानियत कहते हैं वो बर्बाद हो गई। मैं अलग अलग इंटरनेशनल उदाहरण देके भी मैं ये स्पष्ट कर सकता हूँ। जैसे अमेरिका में ये कानून नहीं रहने से एक अलग तरीके से जमीन में जो डेवलपमेंट हुआ तो वो कारण हुआ। अब ये कानून के कारण हुआ ये कि जमीन के टुकड़े बनते गए, टुकड़े होते गए और टुकड़े टुकड़ों में ये बांटा गया। समाजवादियों को अच्छा लगा कि
कि बड़े की निकाल के गरीबों में बांटा गया है। जैसे पहले उदाहरण दिया जाता था, एक करोड़पति है समझो, बहुत करोड़, और उसको कहा गया, समाजवादियों ने बोला बोला कि भाई ये शोषक है, इसका संपत्ति बांट दो। तो समझो 1 लाख लोग हैं और उसके पास एक 10 लाख की प्रॉपर्टी और बाकी के लोग कंगाल हैं। उसकी 10 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख की प्रॉपर्टी है, जो वट एवर प्रॉपर्टी है, उसको अगर बांटा जाए तो हर एक को 1-1 हज़ार रुपए आ जाएगा, तो उससे सब लोग तो रिच नहीं होंगे। लेकिन 10 लाख जो लोग गरीब थे उसमें से एक पैसे वाला था, वो भी खत्म हो जाएगा, 10 लाख एक लोग गरीब हो जाएंगे। मतलब बांटने से कुछ नहीं होगा, निर्मित से कुछ होगा। तो ये जो बात थी कि ये बांटने का तरीका आ गया, ये कानून के कारण जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे मैं पर्सनल मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी के पास 350 एकड़ जमीन थी। अ, अभी है, मतलब हमारे पूरे फैमिली में टुकड़े टुकड़े में इकट्ठा किया जाए तो एक जमाने में वो 400 के करीब थी। तो सीलिंग एक्ट में हमारे 60-70 एकड़ जमीन चली जाने गई, लेकिन मेरे नाम पे जमीन नहीं है, मेरे छोटे भाई के नाम पे जमीन नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम नाबालिग थे, छोटे थे, 18 से नीचे थे। इसलिए हमें जो हिस्सा मिला वो पिताजी के हिस्से में ही डिवाइड हुआ। इसलिए मैं और मेरा छोटा भाई आज गरीब है जमीन के बारे में, कि हमको जमीन बहुत कम, हम पढ़े लिखे हुए, इंजीनियरिंग किए, इसलिए हम बच गए, नहीं तो हम तो कंगाल हो गए थे। ये कानून के कारण हमको तो जमीन मिली नहीं, हमारे बाप की जमीन सरकार ने किसी को बांट दी। ये माइनर बच्चे हैं, इसके नाम पे नहीं हो सकती है, तो पिताजी के हिस्से में भी हम हिस्से में ही हम डिवाइड हो गए। छोटे भाई को 20 एकड़ और मुझे 20 एकड़ आ गए, और 6-7 एकड़ जो थी, 54 एकड़ में से हमारी पूरी करोड़ों जमीन थी, मतलब बगैर पानी वाली जमीन थी। तो ऐसा हुआ, उसमें भी मैं सफरर हूँ, क्योंकि मेरे नाम पे जमीन पिताजी के कारण, पिताजी के नाम से, पिताजी गुजर जाने के बाद उनकी डिवाइड होके मुझे मिली। बाकी भाइयों को जो बड़े थे उनको पूरी जमीन 54 एकड़ मिली। ऐसा हुआ, मतलब जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। दूसरा उदाहरण यह है कि 350 एकड़ जमीन थी, तो टुकड़े कैसे हो गए? तो मेरे पिताजी और उनके भाई दोनों में डिवाइड हो गए, 175 एकड़, 175 हम 5 भाई, 30 एकड़, मुझे 2 बच्चे, 15 एकड़, मेरा जो पोता है तो 7 एकड़ या 3 एकड़ में हो गया। और धीरे धीरे एक जमींदार मजदूर की तरफ बढ़ते गया, और या अल्प भूधारक की तरफ बढ़ते गया, और धीरे धीरे जमीन के टुकड़े होते हुए वो उसको जमीन से या तो निकलना पड़ा, नहीं तो जमीन का एक तो छोटे टुकड़े होने से सिंचाई के लिए, काश्तकारी के लिए बहुत तकलीफें आने लगी, और धीरे धीरे जमीनों में प्रोडक्शन जो निकलना चाहिए था वो निकलना बंद हुआ। इकट्ठा जो मास प्रोडक्शन की जो बात कही गई थी वो बिल्कुल नहीं हुई, और टुकड़ों 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 में बांट देगा। जैसे मैं हर बार किसानों को ये उदाहरण देता था, ये मैं जिस माइक से बात कर रहा हूँ, ये माइक एक रिसोर्स है, उसको एम्पलीफाई करने वाला, उसको गुणाकार करने वाला एक एम्पलीफायर बाजू में रखा हुआ है। मेरा आवाज वो माइक से एम्पलीफायर में जाता है, और आवाज बड़ा हो जाता है, गुणाकार होके बाहर आ जाता है। अगर मैं इस माइक के ही टुकड़े कर दूं या एम्पलीफायर के टुकड़े कर दूं तो मेरा आवाज जाएगा कहाँ? इस तरह के से जमीन के टुकड़े होने से जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहां अगर टुकड़े हो गए तो वो बचेगा नहीं, वो ठीक से नहीं चलेगा। इस तरीके से ये कानून के कारण जमीन के टुकड़े हो गए, जमींदार बर्बाद हो गए। जो जिन्होंने समाजवादियों ने इसको विरोध किया उनको तो अच्छा लगा था कि भाई, लेकिन उनकी द्वेष कम हुआ, लेकिन वो रिच नहीं बने या गरीब रिच नहीं बना, उनका द्वेष कम हो गया होगा कि भाई हमारे लाइन में ये भी आ गए, बस इतना ही हुआ। लेकिन ये नहीं हुआ कि भाई सब लोग रिच बने, ऐसा नहीं हुआ। इस तरीके से एक कानून से एकदम बुरा असर हुआ, और टुकड़ों टुकड़ों में बांटने से जमीन में ना नई एक तरीके से फसल आने शुरू हुई, या प्रोडक्शन बहुत हुआ, और बहुत माल आने से, बहुत पैसा आने से, और खेती में पैसे लग गए, ऐसा हुआ है नहीं। खेती ये घाटे का सौदा या तोटे का सौदा जिसे बोलते हैं, ऐसा ही रहा। हर बार लॉस लॉस लॉस, जितनी बड़ी खेती उतना बड़ा लॉस, ऐसे करते करते छोटे छोटे टुकड़ों में आ गए। इस कानून से बहुत बुरे असर हुए, पूरे जमींदार बर्बाद हो गए।
जमीनियत बर्बाद होगी, किसानियत बर्बाद होगी। आज अगर हम इसी जमीन को कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके अगर जमीनियत करते हैं तो हम बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। ये जो तीसरा, जो मैंने शुरू में कहा कि जो पहला जो कानून है उसमें वो होने की चांसेस है। सीलिंग एक्ट तो एज इट इज है आज भी। अगर आप कंपनी निकालते हैं तो ये एक्ट नहीं लागू होता है। आप अगर किसान बनना चाहते हैं तो ये एक्ट लागू होता है। मतलब ये जो द्वैत है, ये जो दुगलापन है ये कानून में, तो ये तो निकालना चाहिए था। ये कानूनी हटा देना चाहिए था। लेकिन किसी कारखानदार, मतलब अंबानी के 10 कारखाने हैं तो उसको सीलिंग नहीं लगाया गया कि भाई 2 ही रखो, बाकी के लोगों को करने दो। लता मंगेशकर को बोला नहीं गया कि भाई 400 गाने से ऊपर आप नहीं गाना है, दूसरे को गाने दो। तेंदुलकर को नहीं बोला गया कि 90 रन से ऊपर आप मत निकालो, दूसरे को खेलने दो। अमिताभ को बोला नहीं गया कि आप 200 पिक्चर निकाले और दूसरे को चांस दो। ऐसा नहीं हुआ। सीलिंग उधर नहीं लगा, सीलिंग इधर लगा। और पूरा नक्सल मूवमेंट इसी पे खड़ा हुआ। नक्सलियों ने ये नहीं बोला कि भाई व्यापारियों का भी 1-2 दुकान हमको दे दो, इक्वल में बांट दो। सभी संपत्ति की बात करनी है और बांटने की बात करते हैं तो सभी की संपत्ति लेके उसको बंटवारा किया जाए, ऐसा नहीं बोला। खाली जमीन के बंटवारे के बारे में ही ये चलता रहा। पूरा नक्सल मूवमेंट जमीन के बारे में ही चलता रहा। पूरा किसान खत्म हो गया, आत्महत्या करने लगा, फिर भी वो मूवमेंट चालू है। ये दुर्दैव की बात है, बहुत दुख की बात है। जी, तो आपने जैसा बताया कि हम्म, सीलिंग एक्ट के कारण जो जमीन है वो टुकड़ों में बंटते गए और किसान गरीब और ज्यादा गरीब होता गया। लेकिन क्या किसानों को इस कानून के खिलाफ अदालत में जाने का कोई अधिकार है? क्या संविधान उनसे वो अधिकारों को छीनता है? इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश एग्जैक्टली, डालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैं भूल गया था बताना चाहिए था वो, कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि संविधान में अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जमींदार का बेटा हूँ, तो मेरे पिताजी के ऊपर इतना अगर अन्याय हुआ है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा ना, कि कानून, किसी कानून के खिलाफ, कि भाई ये गलत है और हमारे ऊपर अन्याय। नहीं जा सकता, किसी कोर्ट में मैं नहीं जा सकता। इसीलिए नहीं जा सकता, ये कानून संविधान के शेड्यूल 9 में, 9th शेड्यूल जो परिशिष्ट 9 बोलते हैं, परिशिष्ट 9 में लिखा गया है, चैप्टर 9 में लिखा गया है। चैप्टर 9 को इतना बड़ा अधिकार है कि जैसे जेम्स बॉन्ड को लाइसेंस टू किल ब्रिटिशों ने दिया है। ऐसे पिक्चरों में देखते हैं हम लोग कि वो किसी को गोली मार दे तो उसको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो शेड्यूल 9 में, जैसे हमारे शेड्यूल 9 में अगर वो लिखा रहता तो हमारे पास भी एक जेम्स बॉन्ड बनता और किसी को गोली मारा तो उसका कोई हिसाब नहीं होता। इस तरीके से शेड्यूल 9 में जो भी कानून लिखा गया है उसको आप चैलेंज कर नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 31 बी उसको सपोर्ट करता है कि आप नहीं जा सकते। इसलिए हम जैसे किसानों के बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद, लॉयर होने के बाद, बड़े बड़े वकील होने के बाद वो कोर्ट में लड़ नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 31 भी आपको बोलता है कि आपको अधिकार ही नहीं है कि आप कानून का सहारा ले सकते हैं। शेड्यूल 9 इज स्पेशल शेड्यूल है, उसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये होने के कारण कोई भी नहीं गया, उसको चैलेंज भी नहीं हुआ। अब ये तरीका ये रहा कि ये कानून चलते रहे। अभी आप कहेंगे इसमें कितने कानून है? शेड्यूल 9 में 284 कानून है, 284 कानून है जो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हम चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई ये अगेंस्ट है। उसमें बहुत सारे कानून है। अब उसमें हर बार जैसे जैसे अमेंडमेंट हुआ संविधान में, बदलाव बदलाव हुआ, एक्चुअली सुधार के नाम पे जो इन्होंने बदलाव किया, ये सुधार नहीं था, ये बदलाव था, क्योंकि ये राजनीति थी कि गरीबों को दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे कितने मसीहा है और बड़ों लोगों को खत्म करेंगे और आपको बांट के देंगे। इस तरीके का कानून चला। ये कानून से फायदा तो पैसे वाले भी खत्म हो गए और गरीब भी खत्म है। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीबी बढ़ गई है। इस तरीके का ये सब चलता रहा, इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो सर, इस मामले को 9th शेड्यूल में डालने, इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? क्या सोच के हमारे जो नीति निर्धारक लोग रहे, उन्होंने इस क्या
सोच के इसे 9वें। इसमें इसमें ये था कि 9 शेड्यूल में कैसे डाला गया, जैसे पहले अमेंडमेंट मतलब संविधान में पहला जो सुधार हुआ 18 जून 1951 में नेहरू जी ने पहली अमेंडमेंट जो नई नई जो संविधान अपनी बनी थी, अंबेडकर ने रखी थी लोकसभा के सामने, तब नेहरू जी ने कहा कि भाई यहाँ अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करना है तो खेती को आपको दबाना पड़ेगा। खेती को जब तक खेती उपज जब तक सस्ती नहीं मिलेगी, इनपुट सस्ते नहीं मिलेंगे तो तब तक इंडस्ट्री चलेगी कैसे। इस तरीके से किसानों को दबाने की कोशिश 18 जून 1951 से ही हुई। जैसे बच्चा पैदा होते 5वें दिन, हमारे यहाँ कहा जाता है कि 5वें दिन कोई आके अपना नसीब लिख के जाता है, उसको सटवी बोलते हैं मराठी में। तो सटवी आके अपना नसीब लिख के जाती है और उसके बाद आपका नसीब चलते रहता है, लिख के गई है ना, फिक्स है वो। उस तरीके से हमारा नसीब 18 जून 1951 में लिखा गया और उसके कारण हम सफर होते गए। इस तरीके से ये चला। इंडस्ट्री को बचाने के लिए या इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किसानों को, क्योंकि किसानियत एक ही ऐसा फार्म एक ही ऐसा है कि जहाँ पे एक दाने के 1000 दाने होते हैं, वहां पे गुणाकार होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है। वहां पे प्रोडक्शन तो कारखानों में नहीं होता है, प्रोडक्शन खेती में होता है। कारखाना में खाली प्रोसेसिंग होता है। कोई भी चीज डालो, एक चीज डालो, दूसरे आकार में, दूसरे टेस्ट में बाहर आ जाएगी, लेकिन वहां निर्मित नहीं होती है। 1 किलो डालो तो 10 किलो नहीं बनती है। खेती एक ऐसी चीज है जहां पे आप 1 किलो डालो तो 1000 किलो निकल जाएंगे। आप 1 किलो की आप कपास की बैग हमको देंगे, हम उसके 1000 किलो बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि पंच महाभूतों का जो ये चमत्कार है, वायु, जमीन, ये पंच महाभूत बोलते हैं। इसका जो एडवांटेज किसानों को मिला है, लोगों को लगता है कि ये उसको फुकट में मिला है, ये नेचर का जो उसको गिफ्ट है, और किसान को भी लगता है कि इजी मिलता है। ऐसा नहीं है, उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा मतलब उसका खून हटाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, आश्रु निकालने पड़ते हैं, तब ये सब चीजें बनती है। आज कौन किसानियत करना चाहता है? कोई नहीं चाहता है, क्योंकि वहां पे कोई निकलता ही नहीं है। मतलब प्रोडक्शन तो निकलता है, लेकिन वहां से गरीबी ही ज्यादा निकलती है और कर्जा ही ज्यादा निकलता है। कोई भी फसल लगाओ, अगर कर्जे का ही बीज बाहर निकल रहा है, कर्जे के ही फूल लग रहे हैं, तो ये किसान नहीं बच सकता। इस तरीके से हमने कहा है, और इसके कारण ही पूरा किसानियत खत्म हो गई, आत्महत्या वगैरह, ये जो पूरा हिस्ट्री बताए उसके बेसिक कानून से। करण मरण धरण भगवान के हाथ में नहीं है। दिल्ली और मुंबई में बैठे हुए जो बादशाह है, उनके हाथ में, उनकी कलम फिरती घूमती है, उनकी कलम अगर लिखती है तो हमारे नसीब बदल जाते हैं। इस तरीके से कानून अगर बदलता है तो हमारे नसीब बदलते हैं। हमको लगता है कि कानून बंद से कुछ नहीं होता, कानून से हमारा नसीब बदलता है। और ये कानून लिखने के कारण पूरे किसानों का नसीब बुरी तरीके से लिखा गया। ना इंडस्ट्री बड़ी हो सकी, ना किसान बड़ा हो सका। आज भी इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और किसान कहता है कि हमको खाली फ्रीडम चाहिए, हमें कुछ नहीं है, सूट सब्सिडी का नहीं काम, हमें तो चाहिए पसीने का दाम। और जिसको बहुत तरीके से सताया गया, वो कंपटीशन के लिए तैयार है, और जिसको फुल फैसिलिटीज दी गई इंडस्ट्री को, वो आज भी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बुरी बात है। तो सर, क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से 90s में जब लिबरलाइजेशन को आत्मसात किया गया, उदारवाद को आत्मसात किया गया, उद्योग धंधों को छूट दी गई, विदेशी कंपनियां भारत आ सकती थी, भारत की कंपनियां भी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर व्यापार व्यवसाय कर सकती थी, तो आपको लगता है कि किसानों को इस अधिकार से वंचित रखा गया, या अच्छा किया कि किसानों को इस लिबरलाइजेशन वाले इस पूरे प्रक्रिया में शामिल नहीं किया, वरना वो और लुट जाते? नहीं, 1951 में रिफॉर्म्स के बारे में हमने WTO का वेलकम किया था। हमने, हमारे किसान संगठन के नारे थे कि थैंक यू डंकेल,
दे दी तूने आजादी, तुम हिंदुस्तान आ जाओ, हम आपको हमारा किसान संगठन का बैच लगा देंगे और थैंक्स बोलेंगे। लेकिन हुआ ये कि रिफॉर्म्स शहरों की तरफ हुआ, एग्रीकल्चर में नहीं हुआ। एग्रीकल्चर में कोई रिफॉर्म्स नहीं हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स नहीं हुआ, किसानों को कुछ फायदा नहीं, ना टेक्नोलॉजी मिला, ना बायोटेक्नोलॉजी मिला। हर चीज के लिए हमको आंदोलन करना पड़ा। हमें लगा था कि पूरा रिफॉर्म्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारा माल डायरेक्ट, अगर समझ लीजिए कि सिंगापुर, मैं अमेरिका की बात नहीं करता, सिंगापुर को हमारा पूरा अनाज या संतरा, मौसम्बी, जो भी हमारे फ्रूट्स है वो जाते, हमारा सोनी टीवी वहां से हम सस्ते में ला सकते थे, जो हम बना नहीं सकते थे, या उनकी टेक्नोलॉजी लेके उनको ही बेचने की जगह हमारा माल उनको बेच के उनकी टेक्नोलॉजी लाते तो अच्छा होता था। हम टीवी बनाने की जगह अगर संतरा, मौसम्बी या फ्रूट्स बना के उनको बेचते और वो टीवी हमें देते तो उनको भी फायदा होता था और हमको भी फायदा होता था। इस तरीके का ट्रेड नहीं चला। WTO में जो भी लिखा गया था उसको हर देशों ने नहीं माना। एग्रीमेंट के टाइम तो वहां पे बातें बहुत अच्छी हुई कि हम ये करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, लाइसेंस, कोटा, परमिट राज खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। लाइसेंस, कोटा, परमिट राज चलते रहा, रिफॉर्म्स हुआ नहीं, और धीरे धीरे से रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई। बहुत हम लोग लेट हो गए। जब शरद जोशी ने कहा था, जब रिफॉर्म्स हो रहा था, मनमोहन सिंह साहब थे, एक मीटिंग में शरद जोशी ने कहा था कि कब होगा ये सब, तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि धीरे धीरे हम रिफॉर्म्स करें। शरद जोशी ने बोले कि नहीं, आपको खिड़की खोलनी है तो पूरी तरीके से खोल दो, जो हवा अंदर आने वाली अंदर आने दो, अंदर की हवा बाहर जाने वाली है या गंदगी बाहर जाने वाली तो जाने दो, रिफ्रेश होने दो। धीरे धीरे करोगे तो बहुत तकलीफ होगी। जैसे किसी कुत्ते की दुम कटानी है डॉबरमैन की, तो कट इन वन स्ट्रोक, धीरे धीरे कटाओगे तो तुमको भी तकलीफ होगी और कुत्तों को भी होगी। इस तरीके का धीरे धीरे के नाम पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और खेती में तो रिफॉर्म्स आया ही नहीं। आज भी हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जो नए नए बीज के लिए आज भी हम आंदोलन कर रहे हैं। नया एप्पल का नया वर्जन अगर अमेरिका में आता है तो दूसरे या तीसरे दिन में हिंदुस्तान में मिलता है, लेकिन कपास का नया बीज कोई अमेरिका में या वियतनाम में या फिलीपींस में बनता है तो हमको नहीं मिलता है। हमें वो लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके लिए 1000 टेस्ट होंगे, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ जाएगा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले उसको चेक करेंगे। उनको अधिकार भी नहीं है, वो खाली चेक करने का अधिकार है, वो अथॉरिटी भी नहीं है। उनका भी नाम GAC, उसका नाम भी बदल दिया गया। इस तरीके से कानून हम हमेशा हमको बांध के रखने वाले कानून बने, हमको खुले करने वाले कानून नहीं बने। इसलिए रिफॉर्म्स का जो फायदा हमको होना चाहिए था नहीं हुआ। होना चाहिए आज भी, अगर खाली रिफॉर्म्स सडनली कर देते, वॉलमार्ट को आने दो आप, रिलायंस की क्या डर बता रहे आप, वॉलमार्ट को आने दो, ओपन मार्केट होने दो, रिटेल्स में भी उनको आने दो, तब कंपटीशन होगा और हमको मार्केट मिलेगा। तो सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो सुधार हुए उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ या जिस चीज़ को खोलने की ज़रूरत थी, वो लैंड सीलिंग एक्ट को समाप्त करने की ज़रूरत थी, वो नहीं हुआ? क्या आप ये कहना चाहते हैं? और दूसरी बात ये कि आपको एक पॉसिबल तरीका कौन सा लगता है कि जिसके माध्यम से इस लैंड सीलिंग एक्ट को हटाया जा सकता है या किसानों को एक कानूनी अधिकार दिया जा सकता है अपने हक को मांगने के लिए? देखिए, लैंड सीलिंग एक्ट एक एक्ट ऐसा नहीं, 3 एक्ट ऐसे हैं जो लैंड सीलिंग एक्ट को के अंदर में फंसे हुए हैं। जैसे लैंड सीलिंग एक्ट, मैक्सिमम आप कितना होल्ड कर सकते हो वो वाला कानून है। दूसरा एक कानून साथ में ही है कि आप मिनिमम लैंड इतना होल्ड करना चाहिए, आप लैंड छोड़ के नहीं जा सकते। मिनिमम लैंड होल्डिंग एक्ट भी है, ये मैक्सिमम एक्ट लैंड होल्डिंग एक्ट होगा सीलिंग, 54 एकड़ से ऊपर नहीं रख सकते। लेकिन मैं किसान हूँ और मैं किसान संगठन का भाषण सुना, शरद जोशी को सुना, और मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल वाला धंधा है, इसको बेच देंगे और मुंबई में जाके हम हमाली कर देंगे।
कुछ तो कुली का काम कर देंगे, लेकिन ये किसानियत नहीं करेंगे। और 5 एकड़ बचा है और 5 एकड़ बेच दे के चले जाएंगे, तो मैं 5 एकड़ मतलब लैंडलेस नहीं हो सकता, ऐसा कानून। मैं लैंडलेस नहीं हो सकता। वो कलेक्टर को पता चला तो बोल सकते हैं कि वो आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, आप जमीन छोड़ के नहीं जा सकते, लैंडलेस नहीं हो सकते। उसी में दूसरा कानून ये है कि कोई पैसे वाला है, अमिताभ बच्चन वाला, जैसे रानी मुखर्जी, ये दोनों का नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि उनके 2 केसेस पेंडिंग है। वो जमीन खरीदना चाहते हैं, सिनेमा में बहुत पैसा आ रहा है, पैसा खेती पे लगा देंगे। तो पैसे वाले लोग खेती में नहीं आ सकते, इसलिए ये कानून है कि आपके 4 पुश्तों में अगर आप किसान नहीं है तो आप किसान नहीं बन सकते है देश में। नया कोई किसान नहीं बन सकता है। जमीन खरीद सकता है कंपनी के नाम पे, नॉन एग्रीकल्चर के नाम पे खरीद सकता है, लेकिन किसान नहीं बन सकता है। ये क्या कानून है? तीसरा एक कानून है कि जो आदिवासी लोग है, ट्राइबल्स है, वो जमीन ट्राइबल्स को ही बेच सकते हैं, दूसरे को नहीं बेच सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जिसको लेप्रेसी हुआ है वो लेप्रेसी वाले के साथ ही शादी करेगा, दूसरे के साथ नहीं शादी करेगा। इस तरह का बुरा कानून इन्होंने बनाया कि गरीब है आदिवासी, आदिवासी जमीन खरीदेगा तो उसके पास भी पैसा नहीं, इसके पास भी पैसा नहीं, दो भी बगैर पैसे के रह जाएंगे। उनकी जमीन को कभी भाव नहीं आएगा, आदिवासियों को रिफॉर्म्स नहीं मिलेगा, कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो आदिवासी ही रहेंगे, वो हमारी तरह प्रोग्रेसिव प्रगत नहीं होंगे। क्योंकि मेधा पाटकर जैसे लोग समाजवादी बैठे ही है कि उनको वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो, उनके राइट्स मत छीनो, उनके राइट्स नहीं, उनको अच्छा मत होने दो। इनडायरेक्टली कहना यह है, वो हमारी तरीके से मत होने मत दो, प्रगत मत होने दो। ये क्या तरीका है? आदिवासी के बच्चे कलेक्टर नहीं बनेंगे, आदिवासी के बच्चे व्यापारी नहीं बनेंगे। इस तरीके का अगर कानून आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हेलो, इमेज चले सर। तो आप ये कह रहे हैं कि ना तो किसान किसानी छोड़ के जा सकता है और ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट या दूसरे जो फील्ड के लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में आ सकते हैं। यानी कि ना नए लोग आएंगे और ना पुराने लोग वहां से छोड़ के जा सकते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? एग्जैक्टली, बराबर, एकदम बराबर। आप कंपनी के नाम पे जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन किसान, एज ए किसान आप बनना चाहते हैं तो किसान नहीं बन सकते, ऐसा कानून है। आपको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप किसान बनना चाहते हैं तो कलेक्टर परमिशन देगा, आप किसान बनना चाहते हैं। अगर वो चाहता कि आप किसान नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते, आप जमीन नहीं खरीद सकते। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड, क्योंकि ऐसा कानून है। सर, आपको लगता है कि कुछ संवैधानिक व्यवस्था ऐसी हो सकती है, संविधान में ऐसे संशोधन हो सकते हैं जिसके बाद जो ये जमीन से रिलेटेड मुद्दे हैं वो इस 9वीं अनुसूची से बाहर निकाला जा सकता है और फिर किसानों को उनका अधिकार मिलेगा? हमने अभी ये 18 जून 2021 को हमने एक आंदोलन किया, सभी कलेक्टर को निवेदन दिया कि शेड्यूल 9 से किसान के विरोध में जो भी कानून है शेड्यूल 9 से बाहर निकाल दीजिए। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी शेड्यूल 9 में है, इसलिए उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। अभी जो कानून बना है वो अमेंडमेंट है, बदलाव है, उसमें थोड़ा चेंजेस किया है। नया कानून है ही नहीं, पुराना ही कानून को उन्होंने थोड़ा ढीला कर दिया ये सरकार ने। इसलिए ये तीन जो कानून नए बने हैं, हमने उसका सपोर्ट इसलिए किया कि हमको कुछ तो रिलीफ मिलेगा, कुछ तो सुविधा मिलेगी। हमें एक कोठड़ी में बंद किया गया था पहले के जमाने में, या कांग्रेस, टू बी फ्रैंक, कांग्रेस के जमाने में 2014 तक पूरा अंदर बंद करके एक कोठड़ी में रखा गया था। ये 3 कानून से हम कम से कम कंपाउंड वॉल के अंदर ही रहेंगे, और लेकिन रूम से बाहर तो निकाला गया है। हमें पूरी आजादी नहीं मिली है, लेकिन थोड़ा रिलीफ तो मिला है, इसलिए हमने स्वागत किया है। हमने ये सरकार बहुत
किसानों का सोच के किया है, हम सरकार के पक्ष में, ऐसी बात नहीं है। हमको थोड़ा रिफॉर्म मिला है, कोई सरकार हमको रिलीफ देना चाहती है तो हमने इस कानून को सपोर्ट किया है। इस कानून से थोड़ा हमको रिलीफ मिलता है, इससे हम बहुत चमत्कार होगा और किसानियत अच्छी बनेगी, ऐसे नहीं है। शेड्यूल लाइन से पूरे कानून जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ये तो सब देखते रह जाओगे, इस वाली बात रहेगी। तो ये तो चलता ही रहेगा, ऐसे ही राजनीति चलेगी, किसान आत्महत्या करता रहेगा, गरीब करेगा, वो गरीब रहेगा, सरकार कुछ पैकेजेस देंगी वगैरह वगैरह। शरद जोशी कहते थे सरकार सब कुछ देगी, सोने के पत्रे भी दे देगी, ऊपर रूफ भी दे देगी, लेकिन आपको लागत मूल्य नहीं देगी, वो नहीं मिलने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं पे पूरा है। अगर हमको सरकार नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, हमको खुला कर दो, ओपन मार्केट में जाने दो और लेने दो। वो भी तैयार नहीं है, आप ओपन मार्केट के लिए भी तैयार नहीं है, हमको खुला करने के लिए भी तैयार नहीं, हमारे विरोध के कानून निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसा चलेगा। हमको रिफॉर्म्स अगर चाहिए तो हमको शेड्यूल 9 से पूरे कानून निकाल दीजिए। अगर ये सरकारें करती है, ये मोदी साहब वाली सरकार करती है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। सरकार क्या करती है, उसकी नीति क्या है, वो नहीं, हमको अगर खुला करती है, हम इससे बहुत बड़ा रिफॉर्म्स होगा, एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन होगा, जैसे चाइना में 89 में हुआ, 79 में हुआ, और उसके कारण ही चाइना आगे बढ़ा। लेफ्टिस्ट कंट्री ऐसा कर सकता है, कम्युनिस्ट कंट्री ऐसा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो अपने आप को लिबरल समझते हैं, डब्ल्यूटीओ के में साइन करने वाले चाइना से पहले आप है, फिर भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, एक आखिरी सवाल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसानों को मनपसंद फसल उगाने की आज़ादी है? क्या किसानों को मनपसंद बीज से फसल उगाने की आज़ादी है? मेरा सवाल जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी है। तो इस पे भी थोड़ा आप थोड़ी रोशनी डालिए कि क्या किसानों को अपने से वो कोई एक फसल उगा रहा है तो क्या वो छोड़ के जा सकता है, दूसरा फसल उगा सकता है, या कुछ इस पे भी प्रावधान है? क्या कैसी मुश्किलें सामने आती हैं? नहीं नहीं, हाँ, इसमें जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड में तो बहुत परेशानी है किसानों के लिए। जो टेक्नोलॉजी की बात हमने कही थी, टेक्नोलॉजी मतलब मशीनरी वगैरह ऐसा नहीं है। बीज में जो नया रिफॉर्म्स आया है, बीज में जो नए मॉडिफिकेशन आए हैं, कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अगर हम यूज करते हैं तो मैक्सिमम हम लोग जो भी दवाएं उसके ऊपर छिड़की जा रही है उससे हम बच सकते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कुछ तो टर्मिनेटर सीड वगैरह, ये जो मिथ बनाया गया है एनवायरमेंटलिस्ट ने, वो बहुत ही गलत मिथ बनाया गया है। अगर हाइब्रिड सीड बनाते तो दो दो वैरायटी एक जगह ला के हमने उसका ट्रायल एंड एरर मेथड 10 साल लेते हैं उसको, कोई नया बीज बनने के लिए या नया वैरायटी बनने के लिए, तो 10 साल लगते हैं, ट्रायल एंड एरर है। निकालो, घसो, फिर 6 महीना देखो नई फसल आएगी, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ, फिर 6 महीना ऐसा करते करते 10 साल में एक आधा नया ब्रीड आ सकता है। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन में होता ये है कि हमको ये जो टाइमिंग है 10 साल वाला, वो कम किया गया है। इसमें कोई नया कुछ किया नहीं, कुछ तो डाला है, कुछ तो किया है, ऐसा नहीं। जो नेचुरली है, तो नेचुरली ही चीजें एक जगह लाके उसमें जो जेनेट वो जीन्स में जो भी जीन गन डाल के जो नहीं चाहिए वैसे जीन्स निकाल के एक जगह करके टाइमिंग को बचाया गया है। सिंपल सी थ्योरी में मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कुछ नया डाला है जिससे कुछ नया बनेगा, नपुंसकता आ जाएगी, प्राणी मर जाएंगे, ये जो अफवाहें छूटी है, ये सब गलत थी। ये अगर आता जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला सीड्स लगाने की, अगर किसानों को आज़ादी रहती, तो आज फिलीपींस से गोल्डन राइस लाके हमने राइस राइस में गोल्डन राइस जो नया जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें 2 मिनरल्स और 2 विटामिन है। अब वो अगर राइस हम खाते तो एशिया में अगर ये राइस पूरा ओपन हो जाता है तो यहाँ पे जो हर साल 90,000 बच्चे ब्लाइंड पैदा होते या आंखों की शिकायत रहती, तो बीटा कैरोटीन तो उसमें कवर किया गया है। वो राइस अगर उसकी माता खाती है और बच्चे खाते हैं तो
आंखों के प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। गरीब से गरीब बच्चों के लिए ये एडवांटेज मिल सकता है। ऐसा टेक्नोलॉजी के कारण ही होता है, और टेक्नोलॉजी के कारण ही आप जीतते हैं, वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अगर किसानों को नहीं मिलेगी तो कैसे ये करे? उसकी आज़ादी नहीं है, लगाने की आज़ादी नहीं है, लाने की आज़ादी नहीं है। तो इसके लिए हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई है। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड इसके लिए तो एक बाजू में रखते हैं कि नया युद्ध है या नया टेक्नोलॉजी है वगैरह वगैरह। आज मैं सुन रहा था मेरे वहाँ के कार्यकर्ताओं से, केरला में टिपिकल जो भी उन्होंने 6-7 फसल बोली है, उसके सिवा अगर आप लगाते हैं तो आपको लगाने का अधिकार है नहीं, कोई भी फसल वहाँ पे। 6 प्रिस्क्राइब किया गया है, 6 फसल आप लगा सकते हैं, इसमें से दूसरी फसल नहीं लगा सकते, नई फसल नहीं लगा, नए ट्रायल आप नहीं ले सकते। केरला में आज भी कानून है, वो चल रहा है, उसके अगेंस्ट में वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं उसको फाइट कर रहे हैं। तो जैसे पहले कानून था, अभी धीरे 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 कम हुआ कि पंजाब का गेहूं महाराष्ट्र में नहीं ला सकते, महाराष्ट्र का कपास, कॉटन आंध्र प्रदेश में नहीं ले जा सकते, आंध्र प्रदेश का राइस महाराष्ट्र में नहीं ला सकते हैं। ये कानून थे, अभी तक है, लेकिन शिथिल है, कहीं रेड फाइल में पड़े हुए है। ये कानून फिर से ओपन किया जाए तो है। हम चाहते हैं कि कानून को अबॉलिश किया जाए, पूरी तरह से निकाल दिया जाए, ताकि नौकरशाही हावी न हो जाए। जब भी चाहे तो नौकरशाही, लाल फीताशाही फाइल खोलेगी और बोलेगी ये कानून है। आज भी कॉटन का मोनोपोली एक्ट में है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। राइस का जो कानून आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, आज भी वो कानून है, कभी भी वो स्टेट गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। इस तरीके से अगर हो जाएगा तो राज्य राज्यों में बॉर्डर के ऊपर पुलिस रहेगी और वहां पे चेकिंग होगी स्मगलिंग की। आपको अनाज इधर से उधर तो नहीं लेके जा रहा है। तो देश के टुकड़े करने के चक्कर है ये कानून। आपको अगर पूरे देश और पूरे वर्ल्ड को ये करना है तो ये सब कानून निकाल देना पड़ेगा, जिसमें डिवाइड हो सकते हैं आप, अलग अलग यही बन सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत डिटेल में हमको देखना पड़ेगा, लेकिन हम सीलिंग एक्ट, जमीन और उसके ऊपर जो भी अन्याय हुए उसके बारे में हम लोग सोच रहे थे। ठीक है सर, आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई आपके अनुभव से, और जो फील्ड में आप लोग फेस कर रहे हैं उन सारी चीज़ों से हमें आपके थ्रू बहुत सारी जानकारियाँ मिली। हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और हमें उम्मीद है कि हम जिनको ये अपनी वीडियो, आपकी आवाज़ जिनको हम सुनाना चाहते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, और वो किसानों के असल जो समस्या है और जो दर्द है उसको वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।